ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं तीसरे मोर्चे की कि आखिर चुनावी रण में तीसरा मोर्चा कितना कामयाब हो सकता है। रुख करते हैं बीजेपी नेता प्रकाश मीरचंदानी जी का। प्रकाश जी, तीसरे मोर्चे के अस्तित्व में नहीं आने के पीछे कहीं मुख्य वजह यह भी है कि आप जिस कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो दो दलीय राजनीति तो इस देश में बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं शायद ये दोनों पार्टियां, क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हें अपने हित के मुताबिक झुकाने का तरीका इन दोनों पार्टियों को आता है। देखिए क्या है कि तीसरे मोर्चे में जो भी नेता हैं जी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकले हुए हैं और वो अपना अस्तित्व बताने के लिए, अपनी ताकत बताने के लिए वो संघर्षरत रहते हैं। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां रहीं, कुछ समाजवादी रहे, कुछ अलग अलग, यूपी में समाजवादी अलग हुए, बहुजन समाज का उन्होंने एक अलग दल बनाया मायावती जी ने। तो ये बीजेपी पे या कांग्रेस पे आरोप लगाना, मुझे नहीं लगता कि वो अपना छत्रप बनाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। प्रकाश जी, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी में हो सकता है टूट हुई हो तो कुछ पार्टियां निकली हो, लेकिन अगर आपके गठबंधन की बात करें तो कई तीसरे मोर्चे में ऐसे दल हैं जो आपके गठबंधन में होते थे आपके साथ। आप राष्ट्रीय स्तर पर देख लें, आप चंद्रबाबू नायडू आपके साथ होते थे, जयललिता आपके साथ होती थी, ममता बनर्जी आपके साथ होती थी। हाँ, नहीं, ममता बनर्जी हमारे साथ थी। अटल जी का व्यक्तित्व उन्होंने देखा, भारतीय जनता पार्टी का कॉमन एजेंडा का जो कार्यक्रम था वो उन्होंने देखा, और सुशासन की ओर जो भारतीय जनता पार्टी देश को ले जाना चाहती है उसको देख के उन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लड़ाई लड़नी थी कम्युनिस्टों से वेस्ट बंगाल में। बड़ी दिलचस्प बात आपने कही थी कि फिर उन्होंने कांग्रेस यानी आप मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व देख के ममता जी आई थी, उसके बाद बीजेपी ने अच्छा व्यक्तित्व दिया ही नहीं कोई, और फिर वो आज अलग खड़ी है। यानी प्रकाश जी, आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी ने चूंकि अच्छा नेतृत्व नहीं दिया, अच्छा व्यक्तित्व पेश नहीं किया, इसलिए ममता जी छिटक गई। बीजेपी के पास ही अच्छा नेतृत्व है, बीजेपी के पास ही अच्छा नेतृत्व है। देश में बीजेपी ही सुशासन की ओर ले जाती है। शशांक जी, यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली है, जब भी तीसरे मोर्चे का गठन होता है आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि तीसरे मोर्चे को तोड़ने के लिए कांग्रेस हथियार तरह तरह के इस्तेमाल करती है, चाहे मुलायम सिंह हो, उनको अपनी तरफ ले आती है, मायावती को अपनी तरफ ले आती है, या किसी और को तमाम पैसा देने का, कभी वजीफा देने का, ये जो लालच दे नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तोड़ने की कोई बात नहीं है, ये सहर्ष स्वीकार किया है कांग्रेस के साथ लोगों ने चलना, और इस देश का विकास, ये विभिन्न जहां कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने भी ये महसूस किया कि देश का विकास सिर्फ कांग्रेस के साथ होगा, तो इसीलिए कांग्रेस के साथ वो चली। नहीं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो आप देख लें तीसरे मोर्चे के साथ थी, यहां तक कि मुलायम सिंह यादव हो, जयललिता हो, ममता बनर्जी हो, इन लोगों ने कई दफे तीसरे मोर्चे की शुरुआत की है, लेकिन हर बार ऐसा आरोप लगा है कि कांग्रेस ने दबाव डालकर किसी न किसी केस में फंसाकर लोगों को जानबूझकर भटकाया है। तो तीसरे मोर्चे का अस्तित्व तो कई बार आने की कोशिश, बिल्कुल गलत कहना, ये ऐसा तो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश का विकास इन्होंने भी समझा, और जो पार्टी चलाना और इस देश के विकास के लिए चलाना और इस देश का विकास निरंतर एक राह में चलना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए विभिन्न पार्टियों ने कांग्रेस का साथ दिया, इसमें ये डराने धमकाने का तो सवाल ही नहीं उठता। चलिए ठीक है, कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो हम चलिए नरेंद्र जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका के पास एक बार चलते हैं। बिल्कुल शशांक जी, ये बात तय है कि आप जो कह रहे हैं कि डराने धमकाने का सवाल नहीं उठता, जाहिर सी बात है कि पार्टी कभी इस बात को स्वीकार न करे शायद, लेकिन हम रुख करते हैं प्रियंका का। प्रियंका कौशल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, कांग्रेस का प्रदेश में इस वक्त चिंतन शिविर चल रहा है, आयोजन उसका हो रहा है, तो मतलब क्या लगता है इस शिविर के जरिए कांग्रेस जो है अपने कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह भर पाएगी, कितना कामयाब हो पाएगी? क्योंकि यहां पर अगर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट है तो एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछ चुकी है। कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है, तीसरा मोर्चा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है। तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस का चिंतन शिविर आज से शुरू हो चुका है। कोरबा में इसकी शुरुआत की गई है। प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद वो भी पहुंचे हुए हैं। तमाम सारे बड़े नेता कांग्रेस के आज कोरबा पहुंचे हुए हैं, जहां पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। इस चिंतन शिविर के माध्यम से कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं से सीधी बात करेंगे, साथ ही साथ अपनी जीत को पक्की करने के लिए एक रणनीति तैयार करेगी कांग्रेस इन चिंतन शिविर
के माध्यम से छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के एकमात्र सांसद चरणदास महंत के क्षेत्र को चुना गया है चिंतन शिविर के लिए। और कहीं ना कहीं इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जहां उसकी पक्की जमीन है, पुख्ता जमीन है, वहां से इसकी शुरुआत कर रही है। वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गुर सिखाए जाएंगे जीत के, और वहां से एक रणनीति तैयार करके पूरे प्रदेश पर उसे अप्लाई किया जाएगा, ऐसा लगता है। और इस चिंतन शिविर के माध्यम से कांग्रेस ये भी तलाशेगी कि उसकी क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, राज्य सरकार को किस तरह से वो घेर सकती है। और विधानसभा एक बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस वहां पर किस तरह का प्रदर्शन करेगी, क्योंकि कांग्रेस को अपने आप को अभी संभालना है। ऐसे में अगर तीसरा मोर्चा आता है तो जाहिर सी बात है थोड़ा वोट में सेंध तो जरूर लगेगी। हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में आपसे विशेष तौर पर टिप्पणी मांगे, छत्तीसगढ़ में अरविंद नेताम की अपनी एक पहचान है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, प्रदेश है, तो वहां पर तीसरा मोर्चा अगर अरविंद नेताम का नेतृत्व होता है तो क्या कामयाब हो सकता है? वोट बैंक में जरूर सेंध लग सकती है। देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, वहां पे अरविंद नेताम अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम है और काफ़ी समय से वो आदिवासियों के एक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं जी। और इससे जो सबसे ज़्यादा जो अगर किसी को फायदा हो सकता है अरविंद नेताम के उभरने से, तो वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि अरविंद नेताम का जो एक वोट बैंक है और जहां से वो अपना सबसे ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र में उसी पे कांग्रेस भी अपना प्रभाव जता रही है जी। तो अगर तीसरा मोर्चा अरविंद नेताम के रूप में वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब होता है तो इसका जो मुझे लगता है उससे कांग्रेस को कुछ हद तक नुकसान छत्तीसगढ़ में उठाना पड़ सकता है। जी, यानी आपका इशारा इस बात की ओर है कि तीसरा मोर्चा जब भी खड़ा होता है वो सिर्फ वोट काटने या दूसरे को फायदा पहुंचाने की ही भूमिका में रह जाता है, जनता उसे विकल्प के तौर पर सीधे स्थापित नहीं करती। देखिए, अभी तक का जो राजनीतिक इतिहास रहा है जी। वो यही इशारा कर रहा है कि जो तीसरा मोर्चा जब भी उभरता है वो वोट कटवा राजनीति का शिकार होकर रह जाता है और उसकी वजह से जो राजनीतिक समीकरण है, कई बार जो पार्टी जीतने वाली होती है वो हार जाती है और हारने वाली जो दल होता है वो जीत जाता है। जी, यहाँ पर इस तरह के समीकरण हैं छत्तीसगढ़ में। प्रकाश जी से पूछते हैं। प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में निश्चित तौर पर बीजेपी का पलड़ा काफ़ी भारी रहा है पिछले कुछ साल में। अगर हम देखें तो अभी भी कांग्रेस की स्थिति वहाँ पर ज़रूर बीजेपी के बनिस्बत 19 दिखती है। वहाँ अरविंद नेताम अगर तीसरा मोर्चा खड़ा कर रहे हैं, उसका नेतृत्व करते हैं, तो यहाँ सीधे तौर पर बीजेपी को आप फायदा देख रहे हैं? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह का बहुत अच्छा विकास कार्य उन्होंने किया है। वहाँ जितने भी कोरबा से लेकर बिलासपुर और रायपुर से लेकर दूरांचल तक, छत्तीसगढ़ के आखिरी कोने तक उन्होंने डेवलपमेंट किया है जी। ये सारी जनता देख रही है, सारे आदिवासी नेता देख रहे हैं। जहाँ तक अरविंद नेताम का सवाल है और कांग्रेस का सवाल है, मुझे लगता है ये इनका आंतरिक मामला है। भले ये इसको अरविंद नेताम तीसरा मोर्चे का नाम दे रहे हो, जैसे चिंतन शिविर उनका छत्तीसगढ़ में चालू हुआ है, कोरबा में चालू हुआ है, तो अरविंद नेताम वहाँ अपनी शक्ति बताकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है, जो वहाँ उनके प्रभारी लोग आए हुए हैं, उनसे अपना हिसाब किताब करना चाहते होंगे या उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, यानी आपको ऐसा लगता है कि तीसरे मोर्चे में ये एक और पहलू निकल कर आया कि तीसरा मोर्चा कमजोर रह जाता है। इसके पीछे वजह क्या है? जैसा कि प्रकाश जी आपने बताया कि एक और इसका ये पहलू है कि उससे जुड़े जो नेता होते हैं वो अपना राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक हित देखने लगते हैं कि बड़ी पार्टियों में शायद उन्हें कोई विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। शशांक जी, छत्तीसगढ़ यहाँ कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है और अरविंद नेताम कांग्रेस से नाराज होकर अलग हुए हैं, कांग्रेस से छिटके हैं। जाहिर सी बात है कि जो वोट बैंक वो तोड़ेंगे, वो पहला जो निशाना होगा वो कांग्रेस के वोट बैंक पर होगा। नहीं, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर सुबह यहाँ पे आपके माध्यम से भी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी कोई स्थितियाँ बनती भी हैं तो कांग्रेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है इस भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में क्या हश्र हुआ है पूरे प्रदेश का। पूरे प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार सर्वाधिक बढ़े हुए हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी के इस नेतृत्व को देखते हुए, और अगर बात तीसरे मोर्चे की भी अगर आप करते हैं तो कहीं कोई
प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पूरे जनता ने पहले कांग्रेस का समय भी देखा है और कांग्रेस के समय का विकास भी देखा है। इसलिए आपको लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी सुर में सुर मिलाती हुई सीधे तौर पर दिख रही हैं। चाहे शशांक जी आप हो या प्रकाश जी हो, आप दोनों इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि देश में यही दो दल हैं जो सरकार बनाने के काम आएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जनता इस पर शायद कुछ विचार कर सकती है, जनता इस पर जरूर सोच सकती है। और जाहिर सी बात है, नरेंद्र जी का ये मानना है कि अगर अरविंद नेताम वहां पर वोट काटते हैं तो पहला जो नुकसान होगा, जो पहली सेंध लगेगी, वो कांग्रेस के वोट बैंक में लगेगी। तीसरा मोर्चा अस्तित्व में नहीं आ रहा है, इसके पीछे वजह कई सारे निकल कर आए हैं, चाहे वो नेतृत्व का संकट हो या राजनीतिक स्वार्थ हो या किसी व्यक्ति विशेष का अपना हित हो जो उससे जुड़ा रहता है और वही उस मोर्चे को सेंध लगा देता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस चर्चा में फिलहाल आज बस इतना ही। नमस्कार।